एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। मेरा नाम एंटोनियो है। वो खुद को एक शैतान भगाने वाला बताता है। लोग उसे शैतानों को कंट्रोल करने वाला, एक्सोर्सिस्ट और जादूगर जैसे नामों से जानते हैं। और असल में ये सच भी है, क्योंकि उसके पूरे परिवार की पीढ़ियां शैतान भगाने का काम करती आई हैं। फिर एक सीन आता है। गांव वाले एक बेहोश लड़की को एंटोनियो के पास लाते हैं। उसके शरीर में कोई और नहीं, एक राक्षस बसा हुआ होता है। एंटोनियो अपनी तंत्र विद्या से उस पर जादू करता है, पर तभी लड़की की आंखें खुलती हैं। राक्षस जाग चुका था और अचानक एंटोनियो पर हमला। लेकिन एंटोनियो पीछे हटता नहीं। वो और भी शक्तिशाली जादू करता है और उस राक्षस को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब कहानी कूदती है कई सालों आगे। एंटोनियो अब बूढ़ा हो चुका है और है एक मानसिक अस्पताल में कैद। वहां वो एक औरत को अपने बीते दिनों की कहानी सुना रहा होता है और बताता है कि उसने लेजियंस यानी राक्षसों की पूरी फौज का सामना किया है। उसकी कहानी सुनकर वो औरत चौंक जाती है। लेकिन तभी एक डॉक्टर आता है और एंटोनियो को वापस ले जाता है। अब सच्चाई सामने आती है। पता चलता है एंटोनियो को मानसिक अस्पताल इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने गलती से किसी की हत्या कर दी थी। और जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें वहां से काले जादू के सामान मिले, जिसे लगा ये आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अब एंटोनियो इसी अस्पताल में बंद है, जहां वह अपने साथी मरीजों को अपनी डरावनी कहानियां सुनाता है और ड्रामा स्क्रिप्ट लिखता है जो मनोरंजन के लिए मंच पर खेले जाते हैं। एक दिन वह निर्देशक से कहता है, जो शख्स शैतान भगाता है वो कभी शैतान की आंखों में आंख नहीं डालता, वरना उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है और शैतान और ताकतवर बन जाता है। अब उसके दोस्त कहते हैं, चलो और कहानियां सुनाओ। बोर हो गए हैं। इस बार एंटोनियो उन्हें एक दिल दहलाने वाली कहानी सुनाता है। 6 नवंबर 1980 आधी रात आसमान में एक अजीब लाल रंग का चांद दिखाई देता है। उसी समय एंटोनियो की बेटी का जन्म होता है। उसकी पत्नी अजीब हरकतें करने लगती है। वो बार बार बोलती है, कोरिया दानव, कोरिया दानव। एंटोनियो समझ जाता है कोरिया एक ऐसा दानव है जो बहुत खतरनाक है और अब उसकी बेटी और पत्नी खतरे में है। अगली सुबह एंटोनियो अपनी माँ और बेटी के साथ नदी किनारे एक जादुई पूजा करता है। उसकी माँ एक रक्षा कवच वाली माला बनाकर बेटी को पहनाती है और कहती है, ये हार उसे जिंदगी भर राक्षसों से बचाएगा, लेकिन उसे ये हमेशा पहनना होगा। जब एंटोनियो घर लौटता है तो उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिलती है। कोरिया दानव ने उसे मार दिया था। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। एंटोनियो से मिलने उसका वकील आता है। वो उसे कहता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शांति बनाए रखो, तुम जल्द छूट जाओगे। लेकिन एंटोनियो को टीवी से पता चलता है लाल चांद फिर से आने वाला है। और अब कहानी की सबसे रहस्यमयी कड़ी खुलती है। एंटोनियो की बेटी अब बड़ी हो चुकी है, एक कंपनी में काम करती है। एक रात जब वो सो रही होती है, उसे एक राक्षस की मौजूदगी का एहसास होता है। धीरे धीरे वो राक्षस उसके करीब आता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो राक्षस उसके सामने खड़ा होता है। लेकिन हैरानी की बात, वो बिल्कुल भी नहीं डरती। वो आराम से लाइट ऑन करती है तो उसे सामने कोई नहीं दिखता। वो राक्षस से गायब हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बेटी के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि उसने ये सब बचपन से देखा है। राक्षस, जादू, तंत्र सब उसकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। अगले दिन एक नई किरदार की एंट्री होती है, क्लेयर। वो सीधा मानसिक अस्पताल में एंटोनियो से मिलने आती है। क्लेयर एंटोनियो को एक गंभीर संदेश देती है जो उसकी माँ ने भेजा था। उस संदेश में लिखा होता है, इस लाल चांद की रात कोरिया दानव तुम्हारी बेटी की बलि लेगा, उसे चढ़ा देगा। अब एंटोनियो के पास वक्त बहुत कम था। उसे लाल चांद के उगने से पहले कोरिया दानव को खत्म करना था। अब एंटोनियो बनाता है एक प्लान भागने का। लेकिन जब वो भागता है तो गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। भागते हुए वो उस महिला के कमरे में घुस जाता है जो हमेशा उसकी कहानियां सुनती थी। वो औरत मुस्कुराकर कहती है, तुमने अपनी बेटी की कहानी अधूरी छोड़ी थी, आगे क्या हुआ? अब एंटोनियो फिर से बीते वक्त में जाता है। वो बताता है कि उसके खून में जादुई शक्तियां हैं, पर उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है भरोसा और खुशी से जीना। जब एंटोनियो की पत्नी मरी तो वो टूट गया था। उसका भरोसा डगमगाया और ताकतें भी कम हो गई। इसी बीच कोरिया दानव और ताकतवर बन गया। फिर उसकी बेटी बड़ी हुई और पता चला
उसमें भी वही शक्तियां हैं। लेकिन एक रात कोरिया राक्षस ने हमला किया। उसने उसकी बेटी के गले से मंत्रित माला छीन ली, जो उसकी मां ने उसे पहनाई थी। अब माला ना होने से उसकी बेटी का खुद पर और एंटोनियो पर से विश्वास टूटने लगा। उसका बर्ताव बदल गया। उसे जंगल में रहना मुश्किल लगने लगा, जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे। इसलिए एंटोनियो उसे शहर ले आया। लेकिन शहर में भी एंटोनियो का काम जारी रहा। वो अब भी भूत भगाने का काम करता था। वो उन लोगों को अपने घर लाता था जिन भूत चढ़े होते थे। दिन रात घर से चीखें, झाड़ फूंक, जादू की आवाजें आती थीं, और ये सब उसकी बेटी को बहुत बुरा लगता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते कि उसका बाप भूतिया बाबा है। और जब वह 17 साल की हुई, एक दिन बहस के बाद उसने वो कमरा खोल दिया जिसमें एक खतरनाक भूत से भरा आदमी बंद था। भयानक नतीजा, वो आदमी आजाद हो गया। उसने एंटोनियो की बेटी को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी एंटोनियो पहुंच गया। उसने उस आदमी को इतनी ताकत से मारा कि वो वहीं मर गया, और यही हत्या उसे मानसिक अस्पताल तक ले आई। अब एंटोनियो ने अपनी पूरी सच्चाई बता दी थी, और क्लेयर की मदद से वो अस्पताल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। क्लेयर उसे होटल लेकर जाती है और उसे समझाती है, अगर तुम कोरिया दानव को हराना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटी का भरोसा जीतना होगा। वो कहती है, जो पिता वो चाहती थी वही बनो, फिर जादू की ताकत तुम्हारे साथ होगी और तुम कोरिया का सामना कर सकोगे। फिर क्लेयर उसे एक मोबाइल देती है और कहती है, अगर मुझे जरूरत हो तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। अब अगला दिन आता है। एंटोनियो मोबाइल से क्लेयर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन न टच समझ आता है, न पासवर्ड खुलता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अगले दिन वो फिर से अपनी बेटी के ऑफिस जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों पर जादू चलाता है और सब वहां से निकल जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ उसकी बेटी और एंटोनियो है, लेकिन उसकी बेटी अभी भी डरी हुई है। वो अब भी सोचती है, अगर मेरे पापा मुझे ही मार दे तो। एंटोनियो शांत होकर धीरे धीरे उसके पास आता है और कोरिया राक्षस के असली मकसद के बारे में बताने लगता है। उसका लक्ष्य है बुराई की सत्ता, बलि देकर शैतान को दुनिया में लाना। पर उसकी बेटी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो चीखती है, चुप रहो, बाहर जाओ। एंटोनियो निराश होकर होटल लौटता है, जहां क्लेयर उसका इंतजार कर रही होती है। एंटोनियो कहता है, अगर मेरी बेटी को अपनी सच्चाई का एहसास हो जाए कि उसके खून में क्या ताकत है, तो कोरिया की ताकत अपने आप कम होने लगेगी। अब क्लेयर उसे पवित्र जल की एक बोतल देती है, जो उसकी रक्षा और शक्ति के लिए था। फिर क्लेयर वहां से चली जाती है। अब एंटोनियो जादू शुरू करता है ताकि उसकी बेटी को सच का एहसास हो, लेकिन तभी राक्षस एक वकील का रूप लेकर आता है। वो पहले उसकी बेटी के कमरे में जाता है, फिर बाहर निकलकर एंटोनियो पर हमला कर देता है। एंटोनियो बुरी तरह घायल हो जाता है। वो पवित्र जल उस पर फेंकता है, जिससे उसका आधा चेहरा जल जाता है। लेकिन तभी अस्पताल के लोग पहुंच जाते हैं। वो उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब की बार रस्सियों से बांध दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अभी लगता है ये पागल है। और अब आती है वह रात जब लाल चांद निकलता है। राक्षस वकील के रूप में उसकी बेटी के पास आता है, जो उसका पुराना दोस्त भी था। वो उस पर हमला करता है, उसे बेहोश करता है और फिर काले जादू का अनुष्ठान शुरू करता है, उसे बलि देने के लिए। अब दूसरी तरफ अस्पताल में एक नर्स जब एंटोनियो का बैग चेक कर रही होती है, तो उसे पवित्र जल मिल जाता है। वो जैसे ही उसे पीती है, उस पर कोई और कब्जा कर लेता है। वो दानव बन जाती है और पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। वो सीधा एंटोनियो के कमरे में जाती है, उसे आजाद करती है। उसी वक्त क्लेयर भी आ जाती है और एंटोनियो को उसकी बेटी के घर ले जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेटी की दोस्त, जो खुद भी राक्षस से प्रभावित थी, वो जादू कर रही थी बलि चढ़ाने के लिए। तभी उसकी बेटी होश में आती है और वो दोस्त उसके पेट में चाकू घोंप देती है, फिर भाग जाती है और छत पर छुप जाती है। अब एंटोनियो और क्लेयर वहां पहुंचते हैं हथियारों के साथ, पर तभी कोरिया राक्षस आता है। वो क्लेयर पर हमला करता है, उसे घायल कर देता है और फिर वो एंटोनियो के सामने उसकी मरी हुई बीवी का रूप लेकर आता है। बहुत भावुक होकर बातें करता है, उसे फुसलाने की कोशिश करता है। यही मौका है उसे मारने का। लेकिन तभी एंटोनियो की बेटी वहां आ जाती है। अब उसे सब कुछ पता चल चुका था। सच, राक्षस, उसकी ताकतें, सब कुछ।
वो अपने पिता की जान बचा लेती है और एंटोनियो एक झटके में जादुई चाकू निकालता है और सीधा कोरिया राक्षस के सीने में वार करता है। राक्षस मर जाता है, पर कहानी यही नहीं रुकती। एंटोनियो उसके पेट को चीरता है और अंदर से वही पुराना हार निकालता है जो उसकी माँ ने उसकी बेटी को बचपन में पहनाया था। वो हार अब वापस उसकी बेटी को पहनाता है। इस बार उसकी बेटी गर्व से हार पहनती है। अब उसे यकीन है उसके पिता पागल नहीं है बल्कि सबसे ताकतवर रक्षक है। और अब वो कहती है, पापा अगली बार जब राक्षस आएगा मैं आपके साथ लड़ूंगी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एंटोनियो और उसकी बेटी की जंग अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।